बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काफी कोर हिलाने वाला कोर बिलीफ था जो आपने हाईलाइट किया। ये तो उन चीजों में से कि जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसे ही होगा जिंदगी में। जो अजीज लोग हैं हमारे आसपास हमें पसंद भी करेंगे और अप्रूव भी करेंगे। और शदीद बेचैनी लाक हो जाती है अगर उनमें से कोई डिसएग्री करे या राइट अप्रूव राइट। ना करे, मोहब्बत का इजहार ना करे उस तरह से जिस तरह हम चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यही थॉट प्रोवोकिंग। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात की है आपने कि वो उस तरह से मोहब्बत का इजहार ना करे जिस तरह से हम चाहते हैं। असल में वो जो हम चाहते हैं हमारे लिए वही क्राइटेरियन बन जाता है होने या ना होने का। आ, ये एक बड़ा सीरियस इशू होता है इंसान का कि उसने बर्थडे पे विश नहीं किया तो इसका मतलब ही डजंट केयर। ये जो एस्पेक्ट है ना कि उसके नज़दीक हो सकता बिल्कुल। है बर्थडे जिस तरह वो जिस फैमिली में पला बड़ा है उसमें बर्थडे को इम्पोर्टेंस ना दी जाती हो, समथिंग ऑफ दैट काइंड इज पॉसिबल। लेकिन हम चूंकि हमारे ज़हन में वो क्राइटेरियन होता है तो मुझे कल एक जगह पे गुफ्तगू होते हुए ये बात हो रही थी कि वो जो है बड़ा बड़ा मेसी आदमी है। मैंने उनसे पूछा कि किस तरह से मेसी है, क्या करते हैं वो। तो मैंने कहा मैंने उनको इस तरह कहा था ये करने का वो उनको समझ ही नहीं आती। असल में व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि मैंने अपने आप को एक स्टैंडर्ड ऑफ क्लेanलीनेस बनाया हुआ है और उसका नतीजा ये निकलता है कि मैं दूसरे को जज कर रहा हूँ उस नज़र से, यानी उस एक्शन से। उससे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आपके नज़दीक क्लेanलीनेस का स्टैंडर्ड क्या है। मैं असल में अपने स्टैंडर्ड पे उसको जजमेंट दे रहा हूँ कि वो मैसी है। ये ट्रू। प्रॉब्लम है। ट्रू। तो इसके अंदर और मल्टीपल ये एस्पेक्ट्स हैं। ये वाला जो है ये बात ठीक है इस तरह से। जी हाँ, बहुत सारे एंगल्स हैं। एक एंगल ये भी है जो मुझे रियलाइज हो रहा था कि हम अज्यूम करते हैं कि दूसरे को पता होना चाहिए कि जो मेरे जहन में है, क्योंकि वही तो सही राइट तरीका है। राइट। सो मच सो कि हमारे यहाँ बड़ी कॉमन सी बात है ना कि, और मैं भी उतना ही मुजरिम हूं उसके जितना मैं किसी को कहूंगा, कि अगर किसी को कहना पड़ा कि यार मुझसे प्यार से पेश आए तो फिर क्या फायदा। अगर एग्जैक्टली। किसी से कहना पड़ा कि जी आप अगर ऐसे बिहेव करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे रिस्पेक्टफुल लगेगा, अगर कम्युनिकेट करना पड़ गया तो फिर क्या फायदा, फिर तो आपने जबरदस्ती कराई। राइट राइट। बिल्कुल। ये मुझे इसकी मिसाल एक बड़ी अच्छी याद आती है जी, बड़ा अफसोस भी होता है उसका बिकॉज इट डिड नॉट एंड अप द वे पीपल वुड से कि अच्छा होता अगर ऐसा हो जाता। लेकिन ये कि एक एक कपल के साथ काम कर रहा था मैं एक ज़माने में, और उसमें उन्होंने ही बताया मुझे जब जब बहन से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि ये इसके अंदर मतलब ही डजंट बिहेव लाइक अ मैन। एंड आई वाज लाइक हाउ डज अ मैन बिहेव। उसने कहा ये तो पता ही है, ये तो पता ही है। तो मैंने कहा नो आई एम रियली सॉरी इट्स अ रियल क्वेश्चन, आई मीन मे बी फॉर माई ओन एजुकेशन, अगर इफ यू शेयर विद मी मे बी आई विल बी एजुकेटेड कि वो हाउ डज अ मैन बिहेव। वो क्या चीज़ आपके ज़हन में क्या चीज़ है जो एक 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 इंसान को मर्द बना देती है। ठीक है जी। अच्छा, एंड दैट वाज वी वर नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग प्राइवेट, वी वर टॉकिंग अबाउट जनरल फ्लावर्स ले आना या कुछ कर लेना या इस तरह से ख्याल रखना, इस तरह की चीज़ें मेरे बहस आ रही। तो बड़ा ये दिस इज इनक्रेडिबली इंसाइटफुल समटाइम्स कि दूसरा आदमी असल में मोहब्बत को, यानी अप्रूवल मिसाल के तौर पर, या लव, इसमें असल में प्रॉब्लम ये सिर्फ ये नहीं है कि दैट आई मस्ट हैव द अप्रूवल एंड लव ऑफ ऑल दोज हु आर सिग्निफिकेंट टू मी, बल्कि इसके अंदर ये भी है कि व्हाट इज गेटिंग लव एंड अप्रूवल। ये भी मेरी डेफिनेशन है और उसकी डेफिनेशन और होगी। मिसाल के तौर पर एक आदमी कह रहे नहीं यार मेरे ख्याल में ये बात ठीक नहीं है, तो बात जो है हो सकता है दूसरे की नज़र में ख़त्म हो जाए। ये तो मोहब्बत ही नहीं है, ये तो अप्रूवल ही नहीं है इस चीज़ की। ठीक है, यानी अप्रूवल डज नॉट मीन दैट वी एग्री ऑन एवरीथिंग। अप्रूवल कैन सिंपली मीन, फॉर इंस्टेंस फॉर मी अप्रूवल, नाउ दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, मेरे नज़दीक अप्रूवल कैन बी सीरियसली अप्लाइड टू द कॉन्सेप्ट दैट
वी कैन वेरी एग्रीएबली डिसएग्री एक अंडरस्टैंडिंग के बाद। यानी दिस इज इम्पॉर्टेंट। मेरे मेरे देखें क्या, अपने जब मैं आई वुड रिफ्लेक्ट ऑन माई क्राइटेरिया, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर आप दूसरे को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो आप उसकी राय में और अपनी राय में जो डिफरेंस है उसके बारे में ये जान लें कि वो क्यों है। ये तो जानने की कोशिश कर लें क्यों है। ये ज़रूरी नहीं कि आप इत्तेफाक करते हो। अगर ये जानने की जिद्दोजहद है तो इसका मतलब दूसरा इम्पोर्टेंट है, वरना आई वोंट केयर। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अच्छा जी, हम जी बढ़ते हैं अपने पैनल की तरफ। जी शबाना, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 10 कॉमन इरेशनल कोर बिलीफ्स में से जब मैंने अभी आपका इरेशनल बिलीफ नंबर 1 पे बातचीत सुनी कि ये कैसे डेवलप होते हैं और कैसे अपीयर होते हैं, और फिर अपना जायज़ा लिया तो काफ़ी ज़्यादा डेवलप भी हो चुके हैं, अपीयर भी हो चुके हैं। और आगे से सितम ज़रीफ़ी ये है कि मेरे बच्चे, एक 26 ईयर की है, एक 24, एक 18। तो अब थोड़ी रहनुमाई फरमा दीजिए कि मैं अपनी रिकंडीशनिंग कैसे करूँ और अब बच्चों के साथ क्या बेहतरी हो सकती है? इस पे तो इंशाल्लाह बात करेंगे जी। अभी जो चीज़ है उसको रिकग्नाइज करना है, ठीक है जी। इस पे तो हम तफसील से बात करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इनसे इनके नतीजे में कुछ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस पैदा होती हैं, और वो जो जी, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं, वंस वी गेट टू देम, जी, तो दे आर वेरी जी, क्लियर समटाइम्स। जैसे आप जानती हैं, आपने जिक्र भी शायद किया था लास्ट टाइम, ऑल और नथिंग है जैसे, या यू नो जी, जी, वो जी, कैटास्ट्रोफाइजिंग है जैसे, ये सारी चीज़ें जी, इन इन इरेशनल बिलीफ, ये हैं वो बिलीफ जो बुनियाद में होते हैं। ये 10 हैं टोटल। जी, इनसे कुछ ओके, वो ओके, निकलेंगी। हम कॉम्बिनेशंस में चल रही होती हैं ये, ठीक है। हम एक ही ठीक वक्त है, में वी कैन बी कैटास्ट्रोफाइजिंग भी हो सकती है एक चीज़ जो है, वो ऑल और नथिंग अप्रोच भी हो सकती है। तो इसको सबसे पहले तो एकेडमिकली समझना है। नंबर 2 लेवल पे ठीक है, अगर मुझे ये पता चल जाता है कि ये मेरे अंदर है, तो मैं इसको देखता हूँ कि फिर क्या किया जा सकता है। यानी व्हेन ओके, ये बिलीफ जो है इसको इरेशनल है, इसका मतलब है कि ये कहीं जाकर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नाउ द थिंग इज, ये ओके, बिलीफ को एक दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देखना शुरू करें कि क्यों ओके, इंसान ओके, जब ऐसा सोचता है, तो वो पॉजिटिवली अगर देखा जाए तो क्यों सोचता है, ठीक है। यानी ओके, एक तो है उसके नेगेटिव इम्पैक्ट। मिसाल के तौर पर, जी, मुझे पीपल प्लीजर नहीं बन जाना चाहिए। मेरी ज़िंदगी में मेरे उसूल जो है वो मेरे लिए रहनुमा हो, ना कि ये कि लोगों को क्या बात पसंद आएगी। यानी मैं ओके, एक मकसद काम करना चाहता हूँ, या मैं एक ऑडियंस जमा करना चाहता हूँ, फॉर इंस्टेंस। तो अगर बामकसद ओके, काम मेरे पेश नज़र है, तो फिर मुझे उस काम के लिए कुछ लोग नापसंद भी करेंगे, ठीक है ना। ओके, लेकिन इसको, ओके, ये तो हो गया इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट बचाना है, ठीक है। अब थोड़ी ठीक देर है। के लिए इसको सोचें कि इसका पॉजिटिव क्या है, इसको भी रिकग्नाइज करना है। तो कि इसमें हम एक, सोशल नॉर्म्स को, सोसाइटल नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। नहीं मतलब मेरे लिए लोग इंपॉर्टेंट होते हैं, लोगों का अनइम्पॉर्टेंट होना तो कोई अच्छी बात नहीं है। ओके, जो जो लोग ओके, मेरे आसपास हैं, जो मेरे बच्चे हैं, मेरे मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे माँ बाप हैं, मेरे लिए उनकी बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। मेरे लिए उनकी बातें फाइनल वर्ड्स नहीं होते। मैं अपने वालिद साहब की बात की कदर करता हूँ, लेकिन वो क्राइटेरियन ऑफ राइट एंड रॉन्ग नहीं है। मेरे लिए मेरी कौम की बात बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन हक व बातिल का क्राइटेरियन नहीं है। जी भाई, अ मतलब अगेन जब मैं रिफ्लेक्ट करती हूँ आपके सेशन सुनने के बाद, तो एग्ज़ैक्टली मुझे पर्सनली यही लगता है कि मेरे ज़हन में बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट था, मेरे मदर की अप्रोच और फादर की अप्रोच में। और मुझे लगता है कि शायद मैं हर वक़्त क्यों का आंसर ढूँढती रहती थी कि क्या ये ठीक है या ये ठीक है? मतलब और भी चीज़ों को लेने के अलावा, अब जब मैं रिफ्लेक्ट करती हूँ तो मुझे ये समझ आती है। तो येस, इसने भी मेरी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस में फ़र्क डाला, जो मेरी पेरेंटिंग के अंदर मशरिक़ और मग़रिब का तज़ाद था। राइट।
और इसको अब आप अगर एक एक पॉजिटिव नज़र से देखना जी, शुरू करें कि जी, जी। वालिदैन के इस इख्तिलाफ को मैंने इस तरह देखा था, ठीक है, मैंने एक जी, ख़ास नज़र से जी, देखा था, अपने पेरेंट्स की स्ट्रिक्टनेस को मैं एक ख़ास नज़र से देख रहा था, तो एक नौयत की नेगेटिविटी पैदा हो रही थी, ठीक जी, है, या मैं अपने पेरेंट्स के कॉन्फ्लिक्ट को एक ख़ास नज़र से देख रहा था, तो मेरे अंदर ये चीज़ पैदा हो रही थी कि इसने मुझे ये कमियां डेवलप कर दी मेरे अंदर, लेट्स से। अब जी। इसी को कोशिश करें ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक, ये सोचने की कोशिश करें कि वो वालिदैन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसने आपके अंदर क्या क्या चीज़ें पॉजिटिवली डेवलप की हैं। अ, थैंक यू भाई, अल्लाह के फ़ज़ल से अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके तामुन से मैंने जब इस पे सोचा तो मुझे ये लगा कि अम्मी और अब्बा जी की डिफरेंट सोच थी कि मैं शायद ग़ामदी साहब को सुनने और समझने और इस स्कूल ऑफ वरना तो मैं भी वही फ़ॉलो कर रही होती जो रिचुअल्स फ़ॉलो हो रहे हैं। मैं नहीं सुनती इनको, मैं नहीं मानती कि इतना लाइक रूटीन से हटकर एक बातचीत। तो मैंने ये पहले ही फिगर आउट किया अपनी रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज़ में कि शायद मैं क्रिटिकली चीज़ों को रैशनली और लॉजिकली वेइ करने के काबिल हुई, मेबी। Maybe, yeah, maybe. I mean, this is going to be how, or maybe starting today, we can take advantage of that environment in which we grew up and start looking at a world from a new angle. Even अगर नहीं भी किया, ओके, आज कर सकते हैं कि इसने मेरे अंदर ये चीज़ पैदा कर दी। यानी एक बच्चा जो है बड़ा हो गया, सारी ज़िंदगी ये सोचता रहा कि यार अगर मेरे पेरेंट्स इतने स्ट्रिक्ट ना होते तो शायद मैं आज ये होता, लेकिन वो ये भूल गया है कि जो कुछ मैं हूँ उसमें किसी ना किसी पहलू से उस स्ट्रिक्टनेस का भी रोल होगा। अ, तो अगर वो आई एम देखने सॉरी लग पड़ेगा तो वो शायद जी, जी। ग्रेटफुल हो जाए कि चलें, उनकी इतनी समझ थी, वो यही जानते थे, और जितना वो जानते थे उस लिहाज से उन्होंने मेरे साथ मामला किया, तो मैं उसको पॉजिटिवली लेने लग पड़ूँ कि कुछ चीज़ें उस जी स्ट्रिक्टनेस भाई की वजह से डेवलप हुई। अ, माज़रत के साथ मेरा सीन ये था कि उनकी सोचें मुख्तलिफ थी लेकिन नहीं, शायद वो मैं आपकी बहुत बात नहीं कर रहा जी, ज़्यादा मुझे मैं प्यार हाँ, हाँ। आई एम ओके, नॉट ओके, टॉकिंग, ओके, मैं तो असल में ये बात कर रहा हूँ कि ओके, एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड यू, वी कैन, एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड यू, उसको आप ओके। मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं अगर चाहें तो। अगर आप इसके बारे में अवेयर हो जाएं कि मैंने जो कुछ परसीव किया है ये मेरा इस पर्सपेक्टिव से देखकर कुछ एब्स्ट्रैक्टिंग्स है मेरी, ठीक है, जैसे ही मैं ओके, इस चीज़ का अवेयर हो जाता हूँ तो मैं ये सोच सकता हूँ कि मैं फिर एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखने की भी कोशिश कर सकता हूँ। ओके, थैंक यू भाई मतलब मैं सिर्फ़ ये कहना चाह रही थी कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे लगता है कि अनकंडीशनल लव दिया है हम सब बहन-भाइयों को या और बड़ी ये जो अजीब लव बात होगी जी, बिकॉज हमारे यहाँ ये दिया जाता नहीं है आमतौर पे। जी दिस वुड पता बी इसी मतलब इनक्रेडिबली कि ग्रेट। हर एक इंडिविजुअल केस इतना डिफरेंट होता है इसीलिए मैं आपसे अलग में बात करना चाह रही थी कि कॉम्प्लिकेटेड और इंडिविजुअल केसेस लाइक अब ये बात कितनी अजीब है मैं कह रही हूँ कि मेरे माँ-बाप में मशरिक और मगरिब का तज़ाद था। लेकिन माँ और बाप दोनों ने हम 6 बहन-भाइयों को अनकंडीशनल लव, एक्सेप्टेंस और अप्रूवल दी। नहीं, ओ बिल्कुल दी अच्छा थी। भाई ये जो आपने चीज़ें बताई थी कि ये इर्रेशनल बिलीफ जो है कैसे डेवलप होता है? नंबर 1 जो बिलीफ है कि मुझे अप्रूवल चाहिए सबकी तरफ से। इसमें जो लास्ट पॉइंट था ये बड़ा सटल डिफरेंस है बच्चों की रेज़ करने के दौरान ऑटोनॉमी और ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग में। ये जी, बड़ा मुश्किल हो जाता है सम टाइम कि अब इस मौके पर हम बच्चों को दें मतलब अपनी मर्ज़ी करने दें या फिर हम उनको प्रोटेक्ट करें। किस ये मौके पर काफ़ी सटल डिफरेंस ये असल में जैसे हमारे इसके बच्चे नतीजे, जी, 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 जी। जी, जी, प्लीज़। आप फरमाइए, आप बात पूरी कर लीजिए। जी, आपने पूछा किस मौके पर तो ऐसे जैसे बच्चे अब टीन एज में हैं, जैसे मेरी छोटी बेटी टीन एज में है, तो लाइक किस मौके पर उसको देनी है ऑटोनॉमी और कब मुझे उसको प्रोटेक्ट करना है या जैसे इससे पिछले सालों में भी जब जैसे वो 7, 8 ईयर के हो रहे थे। अब तो टाइम गुज़र चुका है लेकिन मैं फ्यूचर मैंने दादा-दादी, नाना-नानी बनने की भी तैयारी कर रही हूँ आपकी रहनुमाई में। असल में प्रॉब्लम ये होती है जी दैट एट एवरी गिवन स्टेज इन आवर लाइफ, एट एवरी गिवन स्टेज इन आवर लाइफ हम आमतौर पे ये सोच रहे होते हैं कि नहीं अभी ये इस काबिल नहीं है, ठीक है, यानी ए ये बच्चे जो आज टीन एजर हैं
ये एक टाइम था जब ये 2 साल के थे। ओके, कुछ फैसले ऐसे हो सकते थे जो ये उस वक़्त करने की पोज़ीशन में थे, यानी उस वक़्त भी थे। और ओके, अगर हमने उनसे करवाए जाते फैसले, क्योंकि फैसले करने की जो स्किल है ना, ये असल में जी, फैसले करने और फिर उसके बाद फॉलो अप से आती है। ये समझना ज़रूरी है। ओके, अब क्या होगा ओके, कि मे बी आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज़ व्हाट योर केस इज़, बट मे बी एक टीनेजर का जो पेरेंट है वो ये सोच सकता है कि अब अगर मैं इसको ऑटोनॉमी दे दूं या इसको प्रोटेक्ट ना करूं तो ये तो अपने लिए बहुत बुरे फैसले कर लेगा और उससे कॉन्सिक्वेंसेस बड़े सवियर हो जाएंगे। ये 2 साल का बच्चा जब ओके, करता तो शायद इतने सवियर ना होते, हो सकते हैं बहुत अजीब होते। मिसाल के तौर पर मैं उसकी मिसाल दी थी एक दफ़ा कि हो सकता है आपका 2 साल का बच्चा जो है या 3 साल का या 4 साल का बच्चा जो है वो ईद के लिए आप उसको अगर ये ऑटोनॉमी दे दें कि तुमने अपना लिबास सेलेक्ट कर लो जो करना है, ये 2 लिबास हैं या 3 लिबास हैं या ये 6 लिबास हैं, इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लो जो ईद पे पहनना है, और वो सुपरमैन की आउटफिट सेलेक्ट कर ले। और आप ही सोचें कि यार ये तो बहुत ही अजीब है, यानी ईद के लिए तो ये ठीक नहीं है, ठीक है, और लेकिन आप उसको ये जी, अथॉरिटी दे चुके हैं। तो अब मतलब मैं उसको जब ईद पे अपने रिश्तेदारों के घर लेके जाऊंगा तो क्या होगा। लेकिन आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि टीनेजर का गलत फैसला करने के कॉन्सिक्वेंसेस उस फैसला करने के कॉन्सिक्वेंसेस से बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। वहां पर असल में ओके, लोग मेरा मजाक उड़ाते, मैंने इसलिए अवॉइड किया ओके, कि ये बच्चा ठीक रहे, क्योंकि मैं एक अच्छा पेरेंट चाहता हूँ अपने आप को इस्टेब्लिश करना। नाउ व्हाट हैपेंस इज ओके, कि जब हम इस तरह से प्रोटेक्टिव रखते हैं अपने बच्चों को और ये चाहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक फैसले होते रहें, और ठीक फैसले का मतलब है कि जो मैं समझ रहा हूँ वो फैसले होते रहें, ठीक है, तो फिर ये ओके, ऑटोनॉमी हम उनकी ख़त्म कर देते हैं और ऑटोनॉमी के बगैर डिसीजन मेकिंग स्किल डेवलप नहीं होती, ठीक है। डिसीजन मेकिंग स्किल के ओके, बारे में बड़ी अच्छी तरह से समझ लें कि इट डेवलप्स बाय मेकिंग डिसीजंस, नंबर वन, ओके, एंड बाय फॉलोइंग अप। फॉलोइंग अप का मतलब ये है, मिसाल के तौर पर, कि बच्चे ने रियलाइज़ किया, कोई चले गए, 3-4 साल का बच्चा था, आउटफिट उसने सुपरमैन की पहन ली, और अब वो उधर गया तो पता चला कि सब लोग शलवार कमीज में फिर रहे थे। तो ओके, इस मौके पर उसकी सपोर्ट में खड़े होकर कि कोई बात नहीं बेटे, अगर ही माइट से कि नहीं मैंने ये नहीं पहनना, तो ये हमारा फैसला था, चलें कोई बात नहीं, अभी पहने खेलें, एंड वील गो बैक एंड चेंज इट इफ़ यू वांट, but and then ओके, follow up. Sometimes we would like to wear things which are not appropriate for certain events. ये जो एस्पेक्ट है आपकी गुफ्तगुएं जो हैं उसके साथ, हम बच्चों को ओके, असल में ये सोच रहे होते हैं कि ये अभी समझ नहीं सकते, और ये सारी जिंदगी ये हम समझते हैं, यानी जो ख्याल हमें 2 साल के बच्चे के बारे में होता है कि अभी ये समझ नहीं सकता, वही हमें टीनेजर के बारे में भी होता है कि अभी ये समझ नहीं सकता। ओके, और यहाँ तक कि फिर ओके, माँ बाप ऊपर से हट जाते हैं और बच्चा ये सोचता रहता है कि अब मैं फैसला क्या करूँ, ओके, फैसला करने वाला तो ओके, चला गया। तो एट नाइस, एवरी गिवन नाइस, स्टेज ये ध्यान में रखिएगा कि द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर डिसीजंस विल बिकम मोर एंड मोर सवियर। अगर आज टीनेजर है और वो ये फैसला हम समझते हैं कि सवियर हो जाएगा, तो जिस वक्त वो 20s में होगा तो और सवियर हो जाएगा, जिस वक्त वो 30s में होगा तो और सवियर हो जाएगा। तो लेकिन वो फैसला करने की एबिलिटी फैसला करने से डेवलप होगी, तो उनको करने दें, ओके, उनके साथ खड़े हों, उनकी सपोर्ट करें, एंड क्योंकि ये बात बार बार जहन को अपने याद कराएं कि जी, एज अ पेरेंट देर इज़ नो गारंटी दैट माई डिसीजन इज गोइंग टू बी राइट, देर इज़ नो गारंटी, ओके, लाइफ इज ऑलवेज ओके, गोइंग टू बी अनसर्टन। ओके, थैंक यू। शाबा आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं सर? सर एक क्वेश्चन मेरे ज़हन में आ रहा था, रिसेंटली एक्सपीरियंस भी हुआ जिस तरह बिलीव की बात हम कर रहे हैं कि हमारे बचपन से कुछ बिलीव बन जाते हैं। तो जब किसी की डेथ होती है तो वहाँ कुरान ख़्वानी बहुत बड़ी मतलब होता है कि कुरान पढ़ के इसको बख्शा जाए। तो अगर अब आपका बिलीव वो नहीं भी है, एक दूसरे बंदे का वो बिलीव है कि ये सवाब पहुँचता है और आप जाते हो तो इख़्लाक़ियात का फिर वो असर तो पड़ता है ना या माहौल का, तो आप पढ़ देते हो वहाँ पे और आप कहते हो अच्छा इनका ये बिलीव है कि ये पहुँचेगा तो आप उनकी खुशी के लिए पढ़ के बख्श दो। तो
इसको फिर किस तरह लेंगे? मतलब एक दूसरे को खुश करने के लिए भी आप अपने बिलीफ से हटके करते हो, तो वो क्या ठीक बात होगी कि आपकी क्या राय है इस पे? सर मैं थोड़ी कंफ्यूज थी, लेकिन मुझे ये था कि अगर किसी इंसान को उससे खुशी मिल जाती है, तो अगर वो समझता है स्वाब मिल जाता है, तो पढ़ देना चाहिए, कोई बात नहीं। अगर अगर उनका एक ये बिलीफ इंसान है। को इस बात पे खुशी मिल जाए कि यार ऐसे करते हैं कि आज ना हम नमाज के अंदर 3 सजदे करते हैं, 2 नहीं करते, तो वो भी कर लेंगे। सर नहीं, वो तो मतलब नहीं करूंगी क्यों नहीं क्योंकि वो तो करेंगी फिर खुशी के लिए? एक अच्छा ही काम है बिल्कुल सजदा, एक मतलब वो एक्स्ट्रा मुझे सजदा ही है। लगेगा कि वो बिल्कुल कंफर्म है। मतलब जैसा अभी रिसेंटली बल्कि हुआ था कि एक डेथ हुई थी, वहां पे अहले शिया थे वो, तो जी नमाज जनाजा में हमारे बहुत सारे सुन्नी हजरात पीछे बैठ गए, उन्होंने नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ा, यही सोच अच्छा। के कि ये डिफरेंट है। तो मतलब मुझे वो, और इसी तरह ये कुरान खानी की भी बात हुई, तो मुझे लगा कि नहीं यार, बुरी बात है। हर बंदे का एक अपना बिलीव है और हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो उसमें मतलब फिर मुझे लगा कि नहीं, अखलाकियात तो ये कहते हैं कि दूसरे का दिल ना दुखाओ, तो आप वो चीज कर लो। नहीं, अगर दूसरे का थोड़ा दिल बहुत दुखाना एक और चीज़ है जी। देखिए मैं जो चीज़ अर्ज कर रहा हूँ वही बात, आपको जो मैं मिसाल दी है इसको थोड़ा सा, ये ज़्यादा एक्सट्रीम मिसाल है, इसीलिए दी है ताकि बात को समझने हाँ में आसानी हो। यानी आप एक चीज़ के बारे में कंफर्म्ड हैं कि गलत अमल है, इसलिए नहीं करेंगी वहाँ पर जी सजदा एक्स्ट्रा, ये बात है। हाँ और जी ये जो बिल्कुल चीज़ है कि कुरान मजीद पढ़ना किसी की वफ़ात पे ताकि उसको उसका अजर ट्रांसफ़र कर दिया जाए, आपको ये कंफर्म्ड नहीं है कि ये गलत अमल है। सर। अभी तक जो मेरे पास नॉलेज आई है उससे तो अब समझ यही आया कि ये तरबियत के लिए है, और अपने अमल के लिए, दूसरे के अमल के लिए नहीं है, उसको उसका कोई फायदा नहीं होगा। राइट। लेकिन फिर तो कंफ्यूजन थोड़ी सी आ जाती है, जिस तरह लोग दुआए मगफरत कर देते हैं कि जी, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, कुल वल्लाह पढ़ो और वो बख्श भी दो। गलत है, ये भी अच्छा, वो गलत है। भी गलत। ये कोई दुआए मगफ़िरत नहीं है ये। दुआए मगफ़िरत ये है कि अल्लाह ताला उसकी मगफ़िरत फरमा दे, ये है दुआए मगफ़िरत। ठीक है जी। सही। दुआए मगफ़िरत ये है कि अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितना, जो भी पूरी दुआ जो है वो सारी दुआए मगफ़िरत है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू, ये दुआए मगफ़िरत है। यानी दुआए मगफ़िरत का मतलब है किसी के लिए मगफ़िरत मांगना। ठीक है, कुरान मजीद किसी के लिए मगफ़िरत मांग ही नहीं रहा। ये देखें कुरान मजीद, वो लोग क्या कहते हैं, वो आइडिया क्या है कि हम कुरान पढ़ेंगे तो उसका अजर होगा, और फिर हम कुरान पढ़ के उसके अजर को दूसरे को मुंतकिल कर देते हैं। ये है ना जो है इस जी कॉन्सेप्ट को, ये क्योंकि एक रिलीजियस कॉन्सेप्ट है, मैं इस पे तो नहीं ज़्यादा बात करूँगा, लेकिन आपने ये देखना है, जो चीज़ समझनी है आपने, वो ये समझनी है अगर तो इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो उस कन्फ्यूजन को दूर कर लें। ठीक है, वंस यू हैव कंप्लीटली रिमूव्ड एनी कंफ्यूजन इन योर माइंड, तो फिर अब ये फिर एक रिलीजियस अमल है, बिल्कुल वैसे ही जी जिस तरह से नमाज पढ़ना एक रिलीजियस अमल है। ठीक है जी। यानी एक रिलीजियस अमल को बनाया जा रहा है, अगर है नहीं तो कम से कम बनाया जा रहा है। कुरान मजीद हिदायत लेने का अमल है। कुरान मजीद एज सच, कुरान मजीद पढ़ना कोई रिलीजियस अमल नहीं है। मैं तो ये भी नहीं समझता हूँ कि कोई कार सवाब है। ठीक है जी। कुरान मजीद इसलिए पढ़ना कि मैंने इससे हिदायत लेनी है और अपनी ज़िंदगी में इसको अप्लाई करना है, अब ये कार सवाब है। अब वो भी सही। चीज़ें जो आप पढ़ रहे हैं कि जिसके बारे में अभी आपको पूरी तरह समझ नहीं आ रही, वो भी कार सवाब है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये एक कार सवाब है, समझने की ज़रूरत नहीं है, बस ठीक है आगे उसको मैंने कुछ अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है पैसे, तो ये तो असल में बिल्कुल एक अजनबी कॉन्सेप्ट है ना मज़हब में। ये कार सवाब नहीं है, ये तो असल में उसकी, आई एम वेरी सॉरी टू से, ये उसकी इहानत है। कुरान मजीद को पढ़ना, बग़ैर समझे पढ़ना, ये उसकी इहानत है। आप अल्लाह का कलाम समझते हैं उसे, उसको ये तौकीर दें, उसको ये इज़्ज़त दें कि मैंने इसको अपने दिमाग को, अपनी अकल को, अपने फ़हम को खोल के रखना है। इसके लिए कम पढ़ें लेकिन तवज्जो से पढ़ें। वहाँ पर अगर आप गौर करें तो वो तो असल में एक रेलगाड़ी की तरह पढ़ा जाता है। जी। तो
तो इसलिए सर वो बिलीव इस मामले में लोगों की दिल आज़ारी मेरी मेरी उसने मेरी फुप्पो की पिछले हफ्ते डेथ हो गई थी, तो उसमें मैं जनाजे से जब आया, फिर उसके बाद वापस आने लगा, तो उन्होंने कहा कि कल कौन है, तो वो कुरान खानी इधर होगी। तो मैंने कहा मैं इस पे नहीं जाता, मैं इसको ठीक नहीं समझता। तो दुआए मगफरत होगी, वो हमारे यहाँ बहुत लोग ऐसे हैं कि जो ये कहते हैं कि तीसरे दिन दुआए मगफरत कह के चले जाते हैं। चले ठीक है, वो दुआए मगफरत कह के चले जाते हैं, लेकिन सब कुछ होता उधर वो है, काफ़ी कुछ वो होता है। लोग बैठे कुरान भी पढ़ रहे होते हैं और सारा कुछ कर रहे होते हैं। वो दुआए मगफरत मतलब हमने ये समझा है कि ये ठीक ही होती है। मैं इसलिए उसको पसंद नहीं करता, मैं उस पे नहीं जाना पसंद करता। यानी मैं अलग चला जाऊँगा, दूसरे टाइम पे चला जाऊँगा, सुबह चला जाऊँगा, दोपहर को चला जाऊँगा। उनको बताऊँगा कि देखिए ये मामला इसलिए नहीं है कि मैं ये गलत समझता हूँ। वो तो जो भी कोई फ़ौत हुआ है, चाहे वो शिया है, सुन्नी है, उसके लिए क्यों नहीं दुआ करेंगे? अल्लाह ताला उस क्योंकि मैं क्यों सुन्नी हूँ? सही। तो यानी यानी कि मतलब उस इस चीज में फिर दूसरे का ख्याल मत रखो कि वो उस चीज को कर रहा है तो नहीं, आप नहीं, भी कर लो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा मुझे आपने कोई गलत काम करने में अगर गलत देखें, इसीलिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि इसको पहले आप इसको खुद इस समझ पे गौर कर लें कि ये गलत है या नहीं है। आप इसको गलत ही नहीं समझते। यानी मेरे वालिद साहब से कभी ये गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा कि मैं इसको गलत ही नहीं समझता। तो मैंने कहा सही है, हम्म, और मैं जानने में इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ तुम्हारी राय। तो नहीं ठीक सर है। मुझे भी यही हो रहा था कि एक बिलीफ मतलब वो या बात जब मैंने आपका लेक्चर सुना तो मुझे यही हुआ कि अब एक बिलीफ बन चुका है ना, मतलब अब मैं उसे समझ भी रही हूँ कि ये ठीक नहीं है, लेकिन सिर्फ एनवायरनमेंट के प्रेशर से या दूसरों को खुश करने के लिए मैं उस चीज में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, तो पता नहीं फिर मैं उसमें गुनाहगार तो नहीं हो रही कहीं। नहीं, तो देखिए आपने इस तरह करना है कि अपने जहन में इसको क्लियर कर लें कि मैंने इस तरह के इशू को हैंडल कैसे करना है। ठीक है, इस पे बहुत गौर कर लें, ताकि वो चीज़ जो है जितनी पोलाइट हो सके उतनी कर लें। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पोलाइट हो, इंसानों से मामला है ना, इंसानों जी से मामला करने में हमें बहुत पोलाइट, बड़ा बड़ा मोहतात होना चाहिए, लेकिन अपने उसूलों को ख़त्म करके कोई काम नहीं करना चाहिए। या तो सही। उसूल ना हो तो फिर गौर करते रहेंगे। जब आपको पता चल गया आपने ये राय बना ली, वो राय मेरी नज़र में गलत भी हो सकती है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपका सही। काम ये है कि जिस राय को आप ठीक समझते हैं, वो अगर किसी सोशल प्रेशर में करनी पड़ रही है तो उसको बड़ी मोहब्बत से, बड़े पोलाइट अंदाज में उनसे माजरत कर लें कि ये मैं नहीं कर सकती। और ऐसा नहीं कि ये आपके रिश्तेदार के लिए नहीं कर सकती, मैं अपने रिश्तेदार के लिए भी कभी नहीं करूँगी। सही। ठीक। ठीक है, थैंक यू मैं सर। और उसूलन सर गलत दूसरा है। एक और क्वेश्चन था कि अनकंडीशनल लव पे बच्चों मतलब जैसे बच्चों की भी बात हो रही थी कि परवरिश में, तो मैंने सर जैसा बच्चे अब मेरे थोड़े बड़े भी हो रहे हैं, तो मैंने ये देखा है कि अगर मैं उनको बिल्कुल फ्री विल दी हुई है तो वो किसी भी जगह पीरियड नहीं लगाते, मतलब वो फिर अब टोटली जो चीज आपको लगता है कि नहीं भी ठीक उसको रेपिटेशन में करते जाते हैं, तो मतलब तो उनको फिर वो रिफ्लेक्शन की आदत किस तरह डाली जाए या फिर उनको वो नहीं, चीज किस तरह। अनकंडीशनल लव इज नॉट अ वे ऑफ सॉर्ट ऑफ प्रमोटिंग रिफ्लेक्शन। ये अनकंडीशनल लव रिफ्लेक्शन की प्रमोशन के लिए अगर यूज करते हैं तो बिल्कुल गलत करते हैं। यानी हम्म, कंडीशनल लव जो है, उसको अगर कंडीशनल लव का सिर्फ एक मकसद होता है, और वो ये कि बिहेवियर को कंट्रोल करना है, और कोई हम्म, मकसद नहीं होता इसका। यानी आपने अगर आप ये चाहते हैं कि मैं बच्चों में रिफ्लेक्शन की आदत डालूं, तो फिर लेट से कोई काम है जो कि आपको तकलीफ पहुंचा रहा है, तो उसके बारे में ये बताना कि इससे मुझे आई फील वेरी हर्ट। जब आप ये करते हैं, इट्स वेरी हर्टफुल फॉर मी, ये अपनी फीलिंग को शेयर करें। अगर फिर भी नहीं बात सुन रहा तो उसके और ये कंडीशनल लव इसमें ये होगी कि अगर ने बच्चे ने वो किया है कि जो आपको पसंद नहीं है, या जिससे आप हर्टफुल फील कर रही हैं, तो आप उनसे बात करना एक हफ्ते के लिए बंद कर दें, उनके सलाम का जवाब देना बंद कर जाओ, जाओ दफ़ा हो जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। तुम ये करते हो, हम्म, ये क्या है? ये असल में ये जाहिर कर रहा है कि मेरी मोहब्बत तुमसे उस अमल के ना करने की वजह से रुक गई है। मेरी मोहब्बत सही। कंडीशनल है तुम्हारे अमल पे। ये हकीकत के खिलाफ है ये बात, लेकिन मैं सिर्फ ये अपने बच्चों को
कंट्रोल करने के लिए, अपने तरीके पे लाने के लिए करता हूं। दिस इज नॉट सही। व्हाट अ पेरेंट डज। हकीकत के खिलाफ है का मतलब ये है कि मैं अंदर से उनसे मोहब्बत करता हूं, लेकिन मैं रोक लेता हूं। ठीक है, सही। इसको, उसके बिहेवियर को, या उसकी उसकी जो गलती है जिसको मैं, जो मुझे तकलीफ पहुंचा रही है, आपको जब भी कभी कोई बिहेवियर प्रॉब्लम डाले, तो आपने सबसे पहले काम ये करना है, अपने आप को रिमाइंड कराना है कि बिहेवियर असल में कोई ऐसा नहीं होता कि इंसान बिहेवियर का नाम होता है, उसके अंदर कुछ चल रहा है। वो कई दफा ऐसा मसला हो जाता है कि वो अपने आप को इस बिहेवियर से रोक नहीं पा रहा। तो मैं ये समझने की कोशिश करता हूं, अगर वो जो अंदर चल रहा है ना वो बदल गया, तो बाहर का अमल भी बदल जाएगा। मेरा एज ए पेरेंट मैं क्या करता हूं कि मैं इसको बिल्कुल इग्नोर कर देता हूं कि अंदर क्या चल रहा है। नहीं, मैं ये चाहता हूं कि ये करे। ठीक है, ये जो बात है कि मैं ये चाहता हूं कि ये करे, उसके नतीजे में एक तो देखिए, सबसे पहली चीज जो सेक्रीफाइस होती है वो लॉन्ग टर्म विजन है। मैं अपने बच्चे को कैसा बनाना चाहता हूँ, वो आइंदा 15 साल में, 20 साल में कैसा बने, आई जस्ट टोटली इग्नोर दैट। मैं क्या करूंगा, इस वक्त का अमल ठीक हो जाए। ठीक है, ये आपने इससे उठना है कि हर अमल के पीछे कोई मोटिव्स होते हैं, कोई सोच होती है, कोई वजह होती है कि हम करते हैं, चाहे वो 2 साल का बच्चा ही क्यों ना हो। वो अगर अपने वालिद साहब के साथ एग्रेशन शो कर रहा है, मेरे मुंह पे उसने थप्पड़ मार दिया अपने नाने के मुंह पे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बदतमीज बच्चा है। वो 2 साल का बच्चा है, कोई हो सकता है फ्रस्ट्रेट, गुस्से में आ गया, वो चीज उठा के फेंक दी है, कुछ भी किया उसने। जो प्रॉब्लम है वो ये कि उसके अंदर कुछ चल रहा है कि वो ये कर रहा है। मैं उसकी चीज को तो रोक सकता हूँ, मैं उसको एकदम ऐसे जकड़ दूंगा और उसको दो डांट लगाऊंगा, थोड़ा सा ऊंचा बोलूंगा, वो सहम जाएगा। मैं उसको कंट्रोल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। कंट्रोल करना इज द इजिएस्ट वे। बिहेवियर को कंट्रोल करना इज द इजिएस्ट, और दिस इज द रीजन वाई मोस्ट पीपल डू इट। वरना हम ये जानते हैं, आप अपनी किसी बुरी आदत को गौर करके देखिए, आप खुद जब रिकग्नाइज कर लें कि ये मेरी एक गलत आदत है, तो और अब मैंने इसको ठीक करना है, तो क्या ठीक हो जाती है इससे? नहीं, बार बार मेहनत करनी पड़ती है, बार बार गलती हो जाती है। उस पर क्या मैं अपने साथ ये करूँगा, मैं अपने आप को समझाऊंगा ना कि ये असल में इस वजह से हुआ, ये मैं ये सोच रहा था, मैं ये कर रहा था, यहाँ पे मेरे से गलत। वो जो अंदर के प्रोसेसेस हैं उनको समझना है। वो बच्चा बता भी नहीं सकता आपको कि मेरे अंदर क्या प्रोसेसेस चल रहे हैं, मैं किस बात पे फ्रस्ट्रेटेड हूँ। फ्रस्ट्रेशन तो है, इसी वजह से एग्रेशन पैदा हो रहा है। और मैं ये कहता हूँ कि नहीं, फ्रस्ट्रेटेड हो, सेल्फ कंट्रोल डेवलप करो। ये 2 साल का बच्चा क्या सेल्फ कंट्रोल डेवलप करेगा? सही। This is an important thing. What is happening inside? If I don't know about it, then I will have to calm down. सर लेकिन वो फिर बिहेवियर इशू मत भी तो बन जाता है ना। ठीक है, वो नहीं, ऐसा नहीं फ्रस्ट्रेशन होता जी, ऐसा नहीं नहीं। होता, यकीन करें। यानी अगर आपका वो रिलेशनशिप अच्छा होगा और आप जब इससे हट के उसको पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, लेट से आज नहीं तो कल, जिस वक्त वो इस काबिल हो जाए कि वो बता सके कि मेरे से क्यों हुआ ये, यानी क्यों मेरे, यानी क्या वजह है कि समथिंग दैट रियली हर्ट्स मी सो मच, आप उसको छोड़ नहीं पा रहे। उसको आपने उसकी नज़र से समझना है, ये नहीं सोचना कि इसको छोड़ देना चाहिए था अगर ये मेरे से प्यार करता है। ये देखें, ये वही क्राइटेरिया जो भी शुरू में मैं और अली बात कर रहे थे। आपने ये सोचना है कि ये छोड़ क्यों नहीं पाया, ये हो सकता है गलत ही ना समझता हो, फिर ठीक। क्यों छोड़ दे वो, सही। तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। सर ये जो बात हो रही थी, ये जो पहला है कि लोगों को खुश करने के लिए कुछ काम करते हैं हम और Yeah. लोगों की नाराजगी को देखते हैं, तो उसमें फिर एक बात हम ये भी सोचते हैं ना, हिकमत का तकाजा ये था, या हिकमत तो इस वक्त की महफिल में हिकमत का तकाजा ये है कि ना करें। तो असल में तो पीछे वही चीज होती है कि लोग इसको बुरा मानेंगे या लोग अच्छा मानते हैं इसलिए कर रहे हैं। तो फिर इसमें कहाँ लाइन करेंगे, यानी ये हिकमत और इसमें फर्क कैसे करेंगे? नहीं, हिकमत इसको नहीं कहते कि किसी चीज़ को बुरी ले। आप ये कह सकते हैं कि ये इस मिसाल के तौर पे हिकमत ये हो सकती है कि बात तो मैंने ये करनी है, लेकिन ये इस वक्त जो माहौल बना हुआ है इसमें लोग समझेंगे नहीं मेरी बात, ये तो हिकमत हो सकती है। लेकिन ये बात कि लोग बुरा मानेंगे, बहुत बड़ी अच्छी बात की किसी ने कि लोगों का तो आप अगर इल्यूजन तोड़ दें तो उस पर वो बुरा मानेंगे, लेकिन क्या इल्यूजन तोड़ना नहीं चाहिए?
अगर अगर आप समझते हैं कि बिल्कुल एक गलत चीज़ को मानते हैं, बिल्कुल एक गलत बात पर टिके हुए हैं, प्रोपेगेंडे का शिकार हैं, तो आपको इल्यूजन तोड़ना ही चाहिए। लेकिन ये माहौल नहीं है, इस मौके पर ये लोगों को समझाई नहीं जा सकेगी बात, इसलिए मैं चुप कर, ये तो हिकमत हो सकती है। लेकिन ये बात कि एक बात मैंने कहनी है, मिसाल के तौर पर ये मैंने कहना ही है कि मैं इस तरह से कुरान मजीद को पढ़ना जो है ईसाले सवाब का जो कॉन्सेप्ट है, मैं उसको ठीक नहीं समझता हूँ। ये मुझे समझानी है, ठीक है, लेकिन बुरा मानेंगे लोग, तो मैं नहीं समझाता। दिस इज नॉट राइट। ये जो नहीं, ये जो इस वक़्त बुरा मानेंगे। ये जो बात है कि इस वक्त इस वक़्त बुरा मानेंगे या नहीं मानेंगे इज नॉट एन इशू। असल में इस वक्त बात समझ में नहीं आएगी इन्हें। ये जिस माहौल में है, जिस फ्रेंजी में है, जज्बात जितने हाई हुए हुए हैं, या ये जो इस वक्त का मौका है, इसमें मैं, आपने देखा होगा कि मिसाल के तौर पर अगर हम किसी से डिबेट कर रहे हैं, आर्गूमेंट कर रहे हैं, तो उस आर्गूमेंट के अंदर लेट्स से थोड़ी सी लाउड हो गई है बात, और अगला ये कहते हैं अच्छा यार कूल डाउन कूल डाउन, तो इस पर और गुस्सा चढ़ जाता है। कभी गौर किया आपने? जी। यानी ये वो मौका नहीं होता ये कहने का कूल डाउन। अगर अगर ये आप हुँ। करना चाहते हैं, उसको ये बताना चाहते हैं कूल डाउन, देन स्टेप बैक, आप यू टेक अ स्टेप बैक। उसको कूल डाउन करने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मैं उसको क्या करता हूँ, ये खुद मेरी तरफ से भी ये बताने का तरीका होता है कि यू आर गेटिंग लाउड। मैं उसमें ये भी भूल जाता हूँ कि हाउ लाउड आई वॉज गेटिंग, ठीक है ना। ये जो एस्पेक्ट है कि मैं किसी भी चीज़ का क्राइटेरियन ये बना लूँ कि इसके नतीजे में लोगों की अप्रूवल या लोगों की मोहब्बत नहीं मिलेगी मुझे, ये मुझे गाइड कर रहा हो, यानी मेरे गाइडिंग प्रिंसिपल्स में एक प्रिंसिपल ये बन जाए अगर, तो ये होता है वो इर्रेशनल बिलीफ, ठीक है। ये बात कि इस वक्त मौका नहीं है ये कहने का, इस वक्त लोग ऑफेंड फील करेंगे। मैंने बात करनी है, क्यों करनी है? इसीलिए करनी है ना कि लोगों को समझ में आए। अगर ये जी। मौका नहीं है कि समझ में आए, तो मैं क्यों अपने अल्फाज और अपनी एनर्जी ज़ाया करूं? ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक चीज़ उसको अच्छी नहीं लगेगी। मैंने इसलिए नहीं करनी कि उसको बुरी लगे, बिल्कुल नहीं करनी। मेरा मकसद हरगिज़ उसके बुरा लग, इसलिए 100 मरतबा सोच लें कि मैंने इसको किस तरह फ्रेम करना है, मैंने इसको किस तरह से उसको रखना है उसके सामने। लेकिन बात अगर ऐसी है जो रखी जानी चाहिए, इफ़ इट इज़ द ट्रूथ, इफ़ इट इज़ काइंड, इफ़ इट इज़ हेल्पफुल, इफ़ इट इज़ नेसेसरी, तो फिर रखी जाए बात। नहीं पसंद आएगी ना आए फिर। यानी पहले खुद सोच लेना है कि यहाँ मैं किस लिए कर रही हूँ, लोगों की नाराज़गी या खुशी के लिए, या राइट, कोई वाक़ई राइट, ऐसी हिकमत है, यानी खुद से सोचना है। राइट। यानी मुझे अपने उसूल पर खड़ा रहना है, ठीक है। लोगों को अच्छी लगेगी बात, बड़ी अच्छी बात है, कुछ को अच्छी लगेगी, कुछ को नहीं लगेगी, या वो कहेंगे कि ये वो तो बात होना तुम्हारी जो है ना चाहिए। ये ठीक नहीं है। ऑल दिस कैन हैपन। तो मेरे लिए ये क्राइटेरियन जब बन जाए जिंदगी का कि मुझे वो करना है कि जो जिससे मैं ठीक अपीयर करूं, तो असल में देखें कितना खतरनाक क्राइटेरियन बन गया। तब और सारे लोग तो हर प्रिंसिपल्स वक़्त पीछे खुश चले नहीं रह जाएंगे। सकते ना, सारे तो खुश राइट, हो ही नहीं सकते। एग्जैक्टली। ये देखिए ये जो रिकग्निशन है ना कि मैं हर वक्त हर एक को खुश नहीं रख सकता। अच्छा, और हुँ। ये कोई क्राइटेरियन ही नहीं है कि मैंने किस तरह से किसी को खुश रखना है। मेरा क्राइटेरियन तो ये कि मैंने ठीक बात करनी है, ठीक बात करनी है, लेकिन थप्पड़ की तरह नहीं करनी है, मैंने मोहब्बत के साथ करनी है। इसलिए मैं इस पे 1000 दफ़ा गौर करने को तैयार हूँ, ये बात किस तरह रखी जाए, इसको मैं किस तरह पोलाइटली, किस तरह ज़्यादा एक्सेप्टेबल, ये सारी हिकमत है, ये सारी हिकमत है। लेकिन ये बात कि मैं इसलिए क्योंकि लोग बुरा मानेंगे तो मैं नहीं करता, ये नहीं। मैंने इसलिए क्योंकि लोग बुरा मानेंगे इसलिए मैं इस बात को किस तरह रीफ्रेम करूं, किस तरह लोगों के लिए एक्सेप्टेबल हो, क्योंकि बात करने का मकसद ये है कि कम्युनिकेशन हो। बिल्कुल ठीक है, सही। और ठीक है सर। ये जो बिलीफ्स है ना ये वाले, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, ये इसके अंदर ये समझना है आपने कि ये क्राइटेरियन बन जाते हैं हमारे अमल के दुरुस्त और गलत होने का। यानी मैं कर नहीं पाता हूँ, एक अमल को कर ही नहीं पाता हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है अगर मैंने ये किया तो पीपल विल नॉट अप्रूव ऑफ मी। जी, ये तो है सर, बिल्कुल। पर इस चीज से बाज़ औक़ात ये भी होता है ना कि फिर बिल्कुल अलग हो जाएँगे, फिर लोग बुलाएँगे ही नहीं या लोगों में राइट,
उठना राइट बैठना या खत्म हो जाएगा, फिर आइसोलेशन में चला जाता है बंदा। ये देखिए ये वो बिलीफ है जब फियर आदमी इस तरह सोचने लग पड़े। ये जितने भी बिलीफ्स होते हैं ना ये आपको इधर से ही शुरू होती है कि अगर ये हो गया मिसाल इसको उल्टा लें, ये जो बात है कि पीपल विल नॉट अप्रूव ऑफ मी, आई मस्ट गेट द अप्रूवल एंड लव ऑफ ऑल दोज हु आर सिग्निफिकेंट टू मी। व्हाई? बिकॉज इफ दे डू नॉट अप्रूव ऑफ मी, तो फिर असल में उसको मैंने जो इसका रिजल्ट है उसको मैंने एग्जेजरेट किया होता है। दैट विल बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड फॉर मी, दैट विल बी द एंड ऑफ द रिलेशनशिप। ठीक है जी। ये जो ये मैंने किया होता है ना, इसके नतीजे में असल में ये बिलीफ स्ट्रेंथन होता चला जाता है। यानी मुझे अपने सही। बचपन का एक एक्सपीरियंस ये हुआ है कि मैंने अगर ये किया तो मेरी वालदा की मोहब्बत मेरे से छिन जाएगी। ठीक है, ये जब हो गया कंडीशनल लव से, ये मुझे लेसन मिला। तो ये लेसन क्या है? ये लेसन असल में वालदा से मोहब्बत वालदा की मोहब्बत छिन जाएगी का मतलब क्या है? असल में इसको ज़रा थोड़ा सा रिफ्रेज करते हैं तो फिर ये मेरी वालदा नहीं रहेंगी। शी विल नॉट बी माई मदर एनी मोर। ठीक है, मैं तुम मेरे बेटे नहीं हो, जाओ जाओ चले जाओ यहाँ से। ये है ये है कंडीशनल लव। इसको हमेशा हर हाल में अवॉइड करें बिकॉज दैट विल एक्चुअली डिस्ट्रॉय द सेल्फ वर्थ ऑफ द चाइल्ड, टोटली डिस्ट्रॉय इट। उसकी सेल्फ वर्थ असल में इससे नहीं मिलनी चाहिए कि मैंने ये काम किया है, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास ये घर है, मेरे पास ये गाड़ी है। ये चीज़ें सेल्फ वर्थ नहीं बनाती। सेल्फ वर्थ ये बनाती है दैट आई एम एन एक्सेप्टेबली लवेबल ह्यूमन बीइंग। सिर्फ फिर अनकंडीशनल लव में जैसे नाराजगी होती है तो इसका इजहार कैसे करते हैं? हम तो अमूमन खामोश रह के या थोड़ा जवाब ना दे के ऐसे ही करते हैं ना बच्चों के साथ। नहीं देखिए, एक है वो नाराज़ी जो अपने पेयर्स के साथ होती है, अपने एज ग्रुप्स वालों के साथ होती है, अपने हस्बैंड के साथ होती है, अपनी बेगम के साथ होती है। ये नाराज़गी हम इतने मेच्योर उम्मीद है कि होते हैं दैट वी अंडरस्टैंड कि यहाँ पर हमारी नाराज़गी असल में इंसान से नहीं है, एक अमल से है जो कि मुझे ठीक नहीं लगा और उस पर हम गुफ्तगू भी कर। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई अच्छी चीज़ है, मैं ये कह रहा हूँ कि इसके असरात वो नहीं निकलते। आपको पता है एक बच्चा जो है, एक बच्चे की नॉर्मल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ, ख़ास तौर पे ये कुछ 2 से लेके 4-5 साल तक का बच्चा, वो असल में जब बात करेगा ना तो आपको वही एक ही बच्चा आज ये कह रहा है या इस वक्त ये कह रहा है दैट आई हेट बनानाज, और हो सकता है थोड़ी देर के बाद वो ये कहे कि आई लव बनानाज। ये है जो बच्चा है। तो उसके लिए जिस वक्त मुझे इस वक्त दिल नहीं कर रहा बात करने का मतलब ये है दैट आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद इट, आई डोंट वांट टू हैव एनीथिंग टू डू विद इट। आप वालदा का नाराज हो जाना उसके लिए वालदा से कट जाने के मुतरादिफ होता है। उसके पास कोई जगह ही नहीं होती कि वो जा सके। ये प्रॉब्लम होती है। एक मेच्योरिटी का टाइम होता है, उसमें नहीं करना चाहिए। ये मेरे लिए नुकसानदेह है। यानी मुझे नाराज होने के बजाय दूसरे के अमल को समझने की कोशिश करनी है। मैं किस तरह देख रहा हूँ, क्यों नाराज हो रहा हूँ, वो क्यों ऐसे कर पा रहा है। these are important reflections in life. इसमें मोहित साहब ये एलिमेंट भी बड़ा इन्वॉल्व होता है कि हम अमूमन जिसको हम कहते हैं हम नाराजगी का इजहार कर रहे हैं या हम बात नहीं कर रहे या गुस्सा दिखा रहे हैं, और वो स्पेशली अगर जरा पैसिव एग्रेसिव टाइप का होता है जिसमें खामोशी है या टका सा जवाब है या लैक ऑफ इंथुजियाज्म है इंटरेक्शन में, तो हम उसको या तो एज ए पनिशमेंट यूज कर रहे होते हैं, राइट, या फिर हम उसको बिहेवियर मॉडिफिकेशन लेवरेज यूज कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो दोनों बातें जो बेईमानी है, चीटिंग होती है। एग्जैक्टली यानी वो तो कम्युनिकेट बेसिकली ये करें। कि आप मेरी मर्जी फॉलो नहीं की तो अब भुगतो। एग्जैक्टली, दैट इज एग्जैक्टली द पॉइंट। ठीक है, यानी दूसरे की मर्जी हो सकता है डिफरेंट हो, दूसरा और तरह से देख रहा हो। मैं अपने बेटे के कमरे में जाऊं और मैं कहूँ कि उसका कमरा मेरी तरह क्यों नहीं है, इसलिए कि वो उसने अपनी कंफर्ट जोन बनाया हुआ है। वो अपना कमरा हो सकता है मुझे अच्छा भी ना लगे, मे बी आई कैन इवन सजेस्ट सम थिंग्स टू हिम, बट ही इज अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग, ही इज अ सेपरेट टोटल ह्यूमन बीइंग एंड ही हैज अ राइट टू लिव द वे ही वांट्स। जिस दिन उसको फील होगा कि ये मेरे लिए इनकन्वीनियंस का बायस, या जिस दिन उसको फील होगा कि यार ये तो मैं बड़ा गंदे तरीके से रह रहा हूँ,
तो वो चेंज कर देगा। मुझे नहीं कुछ कहने की ज़रूरत, मुझे वो फीलिंग की तरफ लेके आने की कोशिश करनी है, बिहेवियर उसके नतीजे में बदल जाएगा। और ऑब्जेक्टिवली उस इशू को आइडेंटिफाई करना है। वो अगर बहुत सीरियस इशू भी है, अगर कहीं उसका बिहेवियर बच्चे का बहुत खराब भी हो गया, तो शायद सही तरीका ये कि हम अपना रवैया खराब नहीं करें, लेकिन हम उसकी इंटेंसिटी का उसको एहसास फिर भी दिला दें कि बेटा ये वाला मामला आपने जो किया तो बहुत ही नामुनासिब है, तो बहुत ही गलत बात है। और वो क्यों लेकिन नामुनासिब है, वो उसको ये और वो पूछने क्यों का हक दे नामुनासिब दे। है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। इसी में वो सेल्फ इस प्रोसेस का आई थिंक नेचुरल आउटकम ये है कि अपनी तरबियत में अगर कहीं कमी रह गई होगी ना, तो वो अंदाजा उसी वक्त खुद हो जाएगा। जैसे राइट, अगर मैं अपने बच्चे से बिल्कुल। झूठ बुलवाता रहता हूँ कि बेटा उनको बोल दो घर पे नहीं हूँ, उनको कह दो मैं फोन अभी सो रहा हूँ, उनको कह दो मैं अभी, या ये देखो ये वाले अंकल आए अगर तो इनको जरा तवज्जो से मिल लेना, ये अच्छे अमीर लोग हैं, ये फलाने चाचू वगैरह आए और इनसे तो कोशिश करो जल्दी चले जाएं, मुझे बीच में फोन कर देना बहाने से ताकि मैं बाहर आ जाऊं। ये सारे अगर मेरी हरकतें रही हैं, अब इस किस्म की अगर कोई मेरा बच्चा कभी रिफ्लेक्ट कभी सिमिलर कोई काम करेगा और मैं ऑब्जेक्टिवली उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करने भी लगूंगा कि बेटा ये आपने गलत किया, झूठ बोल दिया आपने, तो वो नेचुरली रिफ्लेक्टिव है, सेल्फ रिफ्लेक्टिव, इट विल मेक मी राइट, वॉरेंट हो जाएगा सोचना कि ये तो मैंने खुद ही सिखाया, मैं क्या किस बात होना पे चाहिए, होना चाहिए। ठीक ही कर रहा एग्जैक्टली, हूँ। एग्जैक्टली। भाई ही इज रियली फॉलोइंग माय रोल मॉडल। और ये मैं आपसे अर्ज कर दूं जी, एक चीज को हमेशा याद रखिएगा, ये मेरे से, ये मैंने अपने मेरी बच्चों के साथ एक कम्युनिकेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसका लुब्बे लुबाब, कि मैंने खुद ये कहा कि इंसान के अंदर कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं और कुछ चीज़ें बुरी होती हैं। हम बड़े आराम से दूसरों के लिए बुराई का रोल मॉडल बन जाते हैं, लेकिन अच्छाई का नहीं बनते। बहुत मुश्किल होती है वो, क्योंकि वो जो अच्छाई करनी होती है ना, उसके लिए ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ अमल होता है, उसकी कुछ कॉस्ट होती है। जो जो नीचे जाने का रोल मॉडल है उसमें इमीडिएट प्लेजर है हमेशा, जो ऊपर जाने का रोल मॉडल है उसमें हमेशा विल पावर इन्वॉल्व होती है। नीचे जाने में तो विल पावर इन्वॉल्व नहीं होती, इसलिए इट्स वेरी इजी कि आप अगर ये मिसाल के तौर पर आप ओके लेट मी गिव यू अ वेरी स्पेसिफिक, मैं ये कहता हूँ अपने बच्चों से कि यार उससे कह दो कि वो घर पे नहीं है, या इसमें मैं बड़ी जल्दी वो मेरी फॉलोइंग में आ जाएंगे, लेकिन मैं अपने डिशेस जो हैं खाना खाने के बाद जाके खुद धो देता हूँ, इसमें वो मेरी इमीडिएटली फॉलोइंग में नहीं आएंगे, हालांकि दोनों काम मैं उनके सामने कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो है ये कन्वीनियंट है, इसमें विल पावर कम इन्वॉल्व है, उसमें विल पावर बहुत इन्वॉल्व है। एक स्लाइटली डिफरेंट एंगल क्विकली जो मेरे जहन में आ रहा था अभी, आपने जो जब ये डिस्क्राइब किया वीडियो में ये कोर बिलीफ और इसके जो आपने इम्पैक्ट बताया बिहेवियर पे, उसमें दो चीजें इस पे भी रोजबेन ने भी टच किया बड़ा अच्छा। एक ये कि हम हम पीपल प्लीजर बनने की टेंडेंसी आ जाती है हमारे अंदर, और दूसरा ये कि रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं होती। तो जो एस्पेक्ट मेरे जहन में आ रहा था एंगल वो ये था कि इंपॉर्टेंस इस बात की है कि प्रिंसिपल क्या है जो हम फॉलो कर रहे हैं। राइट, जैसे एक्सट्रीम तो दोनों ही ठीक नहीं है, पीपल प्लीजिंग भी ठीक नहीं है, लेकिन कतई इस बात का ख्याल ना करना कि लोग क्या सोचेंगे और कैसा मेरे बिहेवियर का उन पे क्या इम्पैक्ट है, वो भी ठीक नहीं है। प्रिंसिपल असल में क्या है? तो प्रिंसिपल ये है कि अगर एक इतनी सिग्निफिकेंट नौयत की चीज है कि जिसका ईमान से ताल्लुक है, तो फिर आप थोड़ी सी नाराजगी भी बर्दाश्त कर लें। और रिजेक्शन या नेगेटिव फीडबैक हर किसी की हर वक्त उस तरह भी नहीं लेनी चाहिए कि आप बिल्कुल भी स्टैंड ना ले सकें और जिसका दिल चाहे वो आके आपसे जैसी मर्जी बात कर ले। बहरहाल एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट आपको बहरहाल मेंटेन करनी होती है, लेकिन इतना सेंसिटिव भी नहीं होना चाहिए कि कोई रिजेक्शन हो ही ना सके। असल प्रिंसिपल यहाँ पे शायद ये हो जाएगा कि फीडबैक इज गुड, और जहां पे आपको एहसास हो गया अच्छा अब ये फीडबैक जो है वो ऑब्जेक्टिव नहीं रही तो क्रिटिकल हो गई, तो फिर आप देखिए दोनों चीज़ों में, अवॉइड भी कर इसमें जाएंगे। भी पीपल प्लीजिंग में भी और इसमें भी जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है ना वो ये है कि आपका जो पीपल प्लीजिंग है इट शुड नेवर बी द क्राइटेरियन। पीपल प्लीज यानी लोगों को Exactly. मैं अच्छा लगूं,
या मैं ये मुझे end नहीं, लोग पसंद करें, ये मेरा मसला नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये मेरे एक फैसलों की यार्डस्टिक बुनियाद भी नहीं हो होनी सकता है। जी। बिल्कुल, इसको एज ए यार्डस्टिक यूज किया जा सकता है कि अच्छा, अगर जनरली अगर नाराज नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब मैं जो भी कर रहा हूँ ठीक ही कर रहा हूँ, लेकिन वो ये एक वन पार्ट ऑफ यार्डस्टिक हो सकता है, टूल किट का एक एलिमेंट हो सकता है। ये बजाते खुद कोई गोल नहीं हो सकता, ये बजाते खुद कोई एंड नहीं हो सकता। सही है। और रिजेक्शन और क्रिटिसिज्म की प्रॉब्लम ये है कि जिस वक्त आदमी ये सोचता है ना कि आई शुड नेवर बी रिजेक्टेड और क्रिटिसाइज, तो इसका मतलब है कि आई कैन नॉट एट ऑल एवर गेट आउट ऑफ द स्टेटस को। मैं कर ही नहीं सकता चेंज। मुझे असल में चेंज में रिस्क है, मैं उस रिस्क को लेने को तैयार नहीं हूं, कोई भी चेंज हो। यानी ये True. एक दूसरे से मिल के बनती है। फियर ऑफ रिजेक्शन, एक फियर ऑफ रिजेक्शन वो है जिसमें कि इंसान के ऊपर इतना स्ट्रेस पड़ता है कि मुझे कल के इम्तिहान की तैयारी कर लेनी चाहिए। एक फियर ऑफ रिजेक्शन वो होता है कि जिसके नतीजे में मैं कहता हूँ कि यार मुझे इससे हटके कभी काम नहीं करना चाहिए, वरना तो असल में इट इज़ पॉसिबल कि गलती हो जाए, और गलती हो जाएगी तो लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे और लोग मुझे और उसके नतीजे में जितना प्रॉफिट हो सकता था मुझे, मैं उससे अपना हाथ धो बैठता हूँ। यानी वी शुड बी विलिंग टू मेक मिस्टेक्स। व्हेन पीपल क्रिटिसाइज, इट शुड नॉट बी considered as rejection. It should be seen as something we can learn from. ठीक है, लेकिन what I'm saying really is that इंसान को ये दोनों ही चीज़ें जो हैं, they should never be the criterion of doing things। कि मैं अगर ये करूँगा तो कहीं गलती ना हो जाए और फिर people will reject me, criticize me, हो जाए फिर मैं I'll say कि हाँ ये गलती हुई है और मैं आइंदा फिर कुछ और ट्राई करूँगा, तो उसमें भी हो सकती है। अच्छा, जो पीपल प्लीजिंग है, इट शुड बी द क्राइटेरियन कि मुझे बात करनी कैसे है। मुझे हमेशा पोलाइटली बात करनी है, मुझे हमेशा मोहब्बत से बात करनी है, लेकिन बात करनी क्या है, जो सच्ची बात है वही करनी है। क्राइटेरियन उसूल है। Absolutely. और जो मेरी सोशल स्किल्स हैं वो अपनी जगह भी बेहतर होनी चाहिए। यानी ये जो है पीपल प्लीजिंग, ये आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट होनी चाहिए। आपको जब आप एक मजलिस में बैठे हो तो आपके जिस्म से बदबू ना आ रही हो, ठीक है जी, आपको कोई खुशबू लगा के बैठना चाहिए। फाइन, गुड, Well said. दिस इज अ गुड पर्सनैलिटी ट्रेट। बट ये बात कि मैं हूं क्या, ये कैरेक्टर ट्रेट होना चाहिए। इसमें पीपल प्लीजिंग शुड नेवर कम इन कि लोगों को क्या अच्छा लगेगा। लोगों को जो मर्जी अच्छा लगे, जो अच्छा लगेगा, मैं अपने इख्तलाफ राय को उस अच्छे तरीके से बयान करूंगा कि लोगों के लिए वो अच्छा लगे। ये बड़ी अच्छी बात है, बट दैट विल नॉट बी माई क्राइटेरियन ऑफ राइट एंड रॉन्ग। हसन, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर मेरा अस्सलाम। क्वेश्चन ये है कि जो ओवर प्रोटेक्टिंग या टॉक्सिक पेरेंटिंग होती है, वो उसके अगर वो हो गई है तो उसके नुकसानात को कैसे हैंडल किया जा सकता है? देखिए, देर इज नेवर समथिंग विच कैन नॉट बी करेक्टेड। हम अगर हो गई है, मतलब क्या हो गया है, ओवर प्रोटेक्टिव को आप किस तरह समझ रहे हैं? लैक ऑफ ऑटोनॉमी है ना एक एस्पेक्ट। लैक ऑफ ऑटोनॉमी का मतलब है कि बच्चा जो करना चाहता है उसको ना करने दिया जाए, नहीं जो मैं कह रहा हूँ वही करेगा वो, जैसे मैं चाहता हूँ। तो आज थोड़ी थोड़ी सी ऑटोनॉमी देनी शुरू कर दें, इसको रिकग्नाइज भी कर लें, इसको बयान भी कर दें। अगर बच्चा अब थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेट्स से टीनेजर हो गया, अब टीनेजर्स के लिए और भी एस्पेक्ट्स हैं जो मैं अभी नहीं ले रहा हूँ। जो हम कर चुके हुए हैं उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, उसके बारे में सोचना भी ज़्यादा नहीं चाहिए। फाइन, हो गया वो। लेकिन अब से हम क्या चेंज करें? आई थिंक उसको थोड़ी थोड़ी ऑटोनॉमी देनी शुरू कर दें। अच्छा, उसके नतीजे में आपको एक फेयर डेवलप होगा, वो ये कि अगर मैं ऑटोनॉमी अब दूंगा तो ये कहीं ज़्यादा बिगड़ ना जाए। बी वेरी क्लोज टू हिम, वो जो ऑटोनॉमी के साथ साथ उसको दोस्त भी बनाना है। ठीक है, गेट हिम क्लोजर टू यू, मेक हिम ट्रस्ट यू, मेक हिम बी नॉन जजमेंटल विद द चाइल्ड। अगर वो बड़ा हो गया है तो बी नॉन जजमेंटल विद द चाइल्ड सो दैट ही कैन ट्रस्ट यू। बी फ्रेंडली, शेयर योर एक्सपीरियंसेस कि मेरे साथ ये हुआ था, मेरे से ये गलती हुई थी, मैंने आपके बचपन में ये गलती की है, यू नो दैट आई डिड नॉट गिव यू मोर ऑटोनॉमी देन आई डिड। ये मेरी सी गलती हुई है, लेकिन इसको मैं ठीक करना चाहता हूँ।
ये जो एस्पेक्ट्स हैं ये इस तरह से बयान करें कि जिसके नतीजे में वो अपनी गलतियां, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने अंदर की जो फीलिंग्स हैं वो आपके साथ शेयर करने की पोजीशन में आए, सो दैट यू नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन इनसाइड हिम, बजाय कंट्रोल करने के। उसको इस जगह पर हम इस कंफर्ट लेवल में, इस कंफर्ट जोन में लेके आए कि वो अपने अंदर होने वाली बातों पे रिफ्लेक्ट करे और उसको मेरे साथ शेयर कर सकता हो विदाउट फियर ऑफ बीइंग रिजेक्टेड एंड क्रिटिसाइज्ड। सही। ठीक है, बहुत ही ठीक इंपॉर्टेंट सर। है ये। उसके अंदर ये फियर नहीं डेवलप होने दें कि यू विल नेवर बी रिजेक्टेड बाय मी, यू विल, आई कैन नेवर स्टॉप लविंग यू नो मैटर व्हाट। ये उसको पता हो। ये है जो चीज सेल्फ वर्थ डेवलप करती है। सही सर। और वो चाइल्ड कैसे हैंडल करेगा फिर? नहीं, आपने उन चाइल्ड को भी बिल्कुल खुला नहीं छोड़ देना। देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि बिल्कुल लैक ऑफ ऑटोनॉमी से, अब अगर मैंने ये कहा तो इसका ये नतीजा नहीं निकलना चाहिए कि बिल्कुल छोड़ दे। अब आपने स्टेप बाय स्टेप करना है कि ये मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है ना आपने फैसले करने हैं। लेट्स डिस्कस देम, आओ मिल के बात करते हैं। मैंने आज से पहले ये सोचा हुआ था कि तुमने 1 बजे से लेकर 3 बजे तक पढ़ना है। नहीं, मैं ये आई विल टेक इट बैक। मैं ये चाहता हूँ कि आपने अपने काम को मैनेज करने का तरीका खुद सीखना है और इसमें कुछ फेलियर्स भी होने हैं। तो लेट अस ट्राई टू डिस्कस कि मैं अगर ये कहूँ आपसे कि आप अपने काम को मैनेज करने के लिए अपना टाइम टेबल बनाएं तो क्या बनाएंगे? लेट हिम मेक दैट टाइम टेबल। ये इसको सामने बिठा के करवाएं। यानी करवाएं का मतलब ये नहीं कि उसको ज़बरदस्ती करवाएं कि हम किसी टाइम पे इसको डिस्कस कर लेते हैं। और अब let you tell me how can I be of any support to you, because I want you to start taking your decisions। और उसको एक बड़ा क्लियर मैसेज दें। एक बच्चा जो है जो अब एट द वर्ज, एट द गेट ऑफ टीन एज अगर पहुंच रहा है तो एक बड़ा क्लियर मैसेज देना शुरू करें। उसको ये बताएं कि बड़ा होना जो है ना, इट इज़ नॉट मियरली एज, इट इज़ बीइंग रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, मैं आपको ट्रस्ट करूंगा, 100% ट्रस्ट करूंगा, लेकिन यू हैव टू प्रूव दैट यू आर अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। मैं ये यकीन रखता हूं कि अगर आपको मैं ट्रस्ट करूंगा तो आप मेरा ट्रस्ट नहीं तोड़ेंगे। लेकिन अगर मुझे ये हर वक्त ये परेशानी रहे कि यार पता नहीं कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, तो फिर मैं वो ट्रस्ट करने में मुश्किल हो जाएगी मुझे। ये बताएं उसको, ये कम्युनिकेशन है जो हमारी आपस में हो रही है। ठीक है, तो वो जो है ऑटोनॉमी नहीं थी तो अब मैंने दे दी, अब जो मर्जी कर लो। नहीं, ये नहीं करना, क्योंकि देखें उसको आदत नहीं रही। वो शेर है कि जिसको हमेशा पका पकाया मिला है, वो अब खुद से शिकार नहीं कर सकता। अभी उसको पहले मुझे जंगल में जाकर उसको ओरिएंट करना पड़ेगा कि शिकार करना सीखे, उसने किस तरह अपनी ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज करना है ये वो सीखे। ये बात वाज़ेह हो रही है जी हसन? जी जी बिल्कुल सर। तो उसकी हेल्प करनी है। ठीक है सर, थैंक यू। ये मोस्ट वेलकम जी। आज का हमारा वक्त खत्म हो गया। तो मोहम्मद उमर, आपने हैंड रेस किया हुआ, तो नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह आप पहले जरूर रेस कर लीजिएगा, हम आपको पहले मौका देते हैं। इंशाल्लाह, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित साहब। थैंक यू एवरीवन।